नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 12 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम नहीं था। जिस दिन एग्जाम नहीं होता है उस दिन हम अपने तरफ से 1 या 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। आशा करते हैं कि आने वाले शिफ्ट में इस वीडियो से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। आपका मैं टाइम किल नहीं करवाऊंगा, आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है मैं ये भली भांति समझता हूँ, इसीलिए मैं वही फैक्ट की बात करूंगा जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे पहले कल से लेकर आज तक हमने 3 वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी इस प्रकार के प्रोवाइड करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझते हैं ताकि आपको समझने और याद रखने में आसानी हो। एक प्रश्न है यहाँ पे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? देखिए ये आंसर है आपका 1765। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपके लिए घुमाएगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो है कब हुई थी? इलाहाबाद का नाम बदल गया है, अब हो गया है आपका प्रयागराज। तो इलाहाबाद की संधि का भी जो है आपका आंसर 1765 है। इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से घुमाया जाता है कि किस संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है आपका दीवानी सौंप दी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी सौंप दी। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है लेकिन 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा इलाहाबाद के संधि के बाद, ठीक है। अब भाई संधि जब हुआ है तो कुछ ना कुछ पहले गुल खिला होगा, है ना। जब तक आग जलाओगे नहीं टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, है ना। तो संधि हुआ है तो क्यों हुआ है? तो आप जानते हैं कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, यहाँ पे लिखा है बक्सर का युद्ध 1764। इसमें कौन कौन भाग लिए थे? तो त्रिगुट सेना यानी मुगल साम्राज्य, इसके अलावा मुगल साम्राज्य के सेना, इसके अलावा अवध के नवाब के सेना और इनके अलावा जो है बंगाल के नवाब के सेना। एक तरफ तो ये तीनों महारथी थे और दूसरी तरफ थे आपका इंग्लिशमैन अंग्रेज, जिसमें मुनरो, हेक्टर मुनरो इनके सेनापति थे, नेतृत्व संभाल रहे थे अंग्रेज के तरफ से। फिर भी जीत हेक्टर मुनरो की ही हुई। इसी दंड या कहिए जुर्माना के रूप में ये संधि होती है और इसी के तहत इन्हें बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। आशा करते हैं कि पूरा चक्र आप समझ पाए। इसके अलावा एक आपका युद्ध होता है जी 1757 में, पलासी का युद्ध। आपसे पूछा जाता है कि ये जो पलासी की मैदान है, युद्ध स्थल है, ये किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। इसी प्रकार से आपको एक पूछ दिया जाता है कि जो बार्डीवास का युद्ध हुआ था तो ये बार्डीवास की मैदान कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। इसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाता है कि जो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, तो ये जालियांवाला बाग जो मैदान है ये कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है। ये जो जगह है आपका स्वतंत्रताकालीन या फिर भारतीय जो आपका युद्ध वगैरह के इतिहास से जुड़ा हुआ साइट है, ये तीनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जालियांवाला बाग जो है मैदान, बार्डीवास का मैदान और पलासी का मैदान, तीनों बता दिए। इसके अलावा बार्डीवास का युद्ध जो है निर्णायक मोड़ लिए थे। फ्रांसीसी जो सत्ता है, पदुचेरी वगैरह, वहां से इनको जो है सफाया कर दिया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच, इंग्लिशमैन और फ्रेंच के बीच में बार्डीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और बार्डीवास कहाँ है बता दिया, तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा एक प्रश्न जो चलन में है कि सालाबाई की संधि कब हुई थी? देखिए दोस्तों, मैं वही बात करूंगा जो एग्जाम में आती है बस। सालाबाई की संधि जो है दोस्तों ये आपका हुआ था 1782 ईस्वी में। 18 कहाँ लिख रहे हो भाई? 1782 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके मध्य हुआ था? तो भाई मराठा साम्राज्य और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट को ई लिखिए, फिर इंडिया का आई लिखिए, कंपनी को सी लिखिए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका मराठों के बीच सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। परसों के एग्जाम में पूछा गया था आपसे कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसी के 2 साल बाद, सालाबाई के संधि के 2 साल बाद 1784 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, है ना। इतना चीज आपने समझ पाया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैंने बताया भाई कि 3 जो त्रिगुट सेना थे, इनके नाम में आपको जो है मुगल साम्राज्य पे उस समय कौन सत्तारूढ़ थे आपसे जरूर पूछा जाता है ना। बक्सर के युद्ध के समय तो आप क्या आंसर देंगे? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और अंग्रेज के तरफ से जो सेनापति थे ये थे आपका हेक्टर मुनरो। पलासी के युद्ध में जो अंग्रेज के तरफ से थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल कहेगा तो बंगाल का पहले वाला था बारन हैंगस्टस,
ठीक है, लेकिन गवर्नर सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया था। अच्छे अच्छे बुक में मिलेगा ये चीज, ठीक है। इसके अलावा नहीं समझ पाए तो ठीक से समझा ही देते हैं भाई, है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये सबसे पहले खाली गवर्नर बना, ठीक है। इसके अलावा बंगाल का गवर्नर, ये इसे गवर्नर कहा जाता था, लेकिन बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया पार्टिकुलर वैरेन हैंगस्टस को, ठीक है, वैरेन हैंगस्टस को। इसके बाद बंगाल के गवर्नर से भारत के गवर्नर बने, फिर वायसराय बने। अब समझ में आ गया। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किस की वर्ष जो 2023 में बैठक होने वाली है, यह मेजबानी करेगा, कौन करेगा। मैंने दिन में भी ये क्वेश्चन बताया था, क्योंकि ये वीवीआई होने वाला है। ये 40 साल या 41 साल के बाद ये मौका मिला है इंडिया को इस प्रकार का जो है मेहमानबाजी करने का। तो भारत में होगा आपका ओलंपिक समिति की बैठक 2023 के अंदर, और भारत में जो होगा ये आपका मुंबई के अंदर होगा, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। मुंबई में जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वहां पे होगा। और नीता अंबानी का नाम आपने सुना होगा, यही इसमें चीफ मतलब रहेंगे इंडिया के तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे पहली बार जो है भारत 1983 में जो है आपका ओलंपिक की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं, अब यहां से कुछ आपको फैक्ट और हाल फिलहाल में होने वाले खेल की बात बताएंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। 2024 में आगामी ओलंपिक जो होने वाला है ग्रीष्मकालीन, जो मेन वाली ओलंपिक होता है ना दोस्तों, उसमें ग्रीष्मकालीन लगाना पड़ता है, तो समझिए मेन है। और नहीं भी लगाए तो समझिए मेन ओलंपिक की बात कर रहा है, क्योंकि पैरा और शीतकालीन अगर आपसे पूछेगा तो उसके पीछे में लगाएगा पैरा और शीतकालीन, ठीक है। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये टोक्यो के अंदर हुआ था, हालांकि 2021 में कराया गया था 20 वाला ओलंपिक, कोरोना के कारण डिले हुआ था। 2022 में 13वें शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ ये आपका चीन के अंदर हुआ था, ठीक है। और 2026 में जो 14वां, भाई 13वें शीतकालीन हुआ तो अब 14वें होगा, लेकिन यहाँ पे 14वां शीतकालीन पैरा ओलंपिक की बात मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये इटली के मिलान में होगा। और जो नेचुरल वाली शीतकालीन ओलंपिक होगी, एक तो होता है भाई पैरा, पैरा मतलब इसमें जो है डिजेबल्ड पर्सन भाग लेते हैं खाली, तो 14वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 इटली के मिलान में होगा। और 2022 के अंदर 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हो चुका चीन के अंदर, तो अब 25वें होने वाला है शीतकालीन, तो 25वें शीतकालीन अब 14वें पैरा शीतकालीन दोनों इटली में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको मेन ओलंपिक से हट के कुछ भी पूछे 2026 के रिगार्ड में, तो सीधे सीधे इटली के मिलान कर दीजिएगा, चाहे तो पैरा शीतकालीन पूछे और चाहे तो आपका खाली शीतकालीन पूछे। लेकिन ग्रीष्मकालीन पूछे तो ग्रीष्मकालीन आपका 2024 में होगा, और ये आपका होगा जी पेरिस के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि धन विधेयक को खाली लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और 2 दिन एग्जाम हुआ जी, दोनों दिन जो है आपका आर्टिकल जो है 108 से लेके 116 तक के बीच के आर्टिकल ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में मैंने रख लिया है भाई कि जो आर्टिकल 109 है ये कहता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा बिना मतलब, ठीक है। तो ये आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक पर जो निर्णय कौन देता है कि भाई ये धन विधेयक है या नहीं, तो ये आपका स्पीकर महोदय देता है, जिसे हम लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं, और वर्तमान में ओम बिरला साहब है। इसके अलावा 108 आर्टिकल जो है ये ज्वाइंट सीटिंग से है, लोकसभा और राज्यसभा को बुलाते हैं प्रेसिडेंट, अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। इसके अलावा आपका 112 इंपोर्टेंट रहेगा जो बजट से संबंधित है, और 116 मैंने आज बताया था विनियोग विधेयक से है। अब 114 बच गया, ये भी इंपोर्टेंट है। तो 114 क्या कहता है कि भाई जो भारत की संचित निधि है वहां से कोई भी रकम बिना संसद के अनुमोदन से आप नहीं खर्च कर सकते, तो इस प्रकार से बात कही गई है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन सभी जानते हैं 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन एसएससी के कुछ ऐसे क्ल्यू हैं, जैसे अभी 6 तारीख को जो सीजीएल का मेंस था उसमें आरबीआई ने कोई योजना लॉन्च किया है, उसमें 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, 5 मार्च 2012, 6 मार्च 2012, 7 मार्च 2012, 8 मार्च 2012, इस प्रकार के ऑप्शन थे, तो आपको कंफ्यूज ज्यादा करता है। तो 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ है, लेकिन ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नायक कौन थे, तो करजन बाबा,
ठीक है, कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन घोषित होने के उपलक्ष्य में कौन सा आंदोलन चलाया गया इंडिया के अंदर, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, जी नहीं, बंगाल विभाजन की फैसला जो कर लिया गया ना कि अब तो विभाजित होगी, तो इसी शोक में स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बंगाल विभाजन के नायक थे लॉर्ड कर्जन, बता दिया। राज हड़प नीति जो थे ये लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो सबसे बड़ी देन है, ये भारतीय रेल 1853 में जो है स्टार्ट हुआ था। भारतीय रेल इंडिया के सबसे बड़े नियोक्ता है अभी भी वर्तमान में। हालांकि बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी हो रही है और जो सीट वैकेंट हो रहे हैं वो फिल नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि मैं इस एरिया से जुड़ा हुआ हूं, इस क्षेत्र से, तो थोड़ा बहुत समझ में आती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लॉर्ड डलहौजी जो है सबसे पहले किसको हड़पा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो सतारा को हड़पा गया था। सतारा आपका महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है हमारा कि शाहजहां ने श्रीनगर में कौन सा मकबरा बनाया था। अब देखिए, अभी अभी पूछा गया था कि बाबर ने आराम बाग का निर्माण कहां पर करवाया था। पूछा गया था ना जी, आराम बाग का निर्माण कहां करवाया गया था, तो यह इसका आंसर था जी आगरा, है ना, आगरा में किया था बाबर ने। ठीक है, 1528 ईस्वी में, ये भी लिख लो भाई, है ना। तो ये आपका जो है किया था। तो इसी फॉर्म में ये प्रश्न है, शाहजहां ने श्रीनगर में कौन सा मकबरा बनाया था, तो शालीमार बाग बनाया था। अब शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य के स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य, स्थापत्य मतलब ये जो आप बड़े बड़े मकबरे, बड़े बड़े जो आप इमारत वगैरह देख रहे हैं, ये बनाए थे, काफी जो है इनके लिए है, इसीलिए जो है मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को, ओवरऑल मुगल काल के स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। मुगल वंश की जो सत्ता है आपका 1526 से लेकर 1857 तक चला था, और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ के बर्मा ले गए, रंगून, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई के दरमियान मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर है और बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। ठीक है, बाबर का अन्य युद्ध है घाघरा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, ये सब बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध है। शाहजहां के जो है यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्थापत्य काल का स्वर्ण युग। अच्छा, शाहजहां के बचपन का नाम भी आपसे कभी कभी एग्जामिनर खाली मूड में रहता है तो पूछ देता है, तो खुर्रम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो ये सभी जानते हैं, लेकिन इसमें बताने का दूसरा मोटो है, तो ये आपका कोलकाता के अंदर स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैं बताना चाहता हूं, इसका नाम बदल गया है ना, तो ये पूछा जा सकता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है ये आपका, इनका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, जो भूतपूर्व हमारे वित्त मंत्री रहे थे, अब तो फिलहाल ये दिवंगत हो चुके हैं, तो ये अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। साथ ही साथ जो हसरा होता है, हसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट, आपने सुना होगा, रिपब्लिक एसोसिएशन हसरा, इस प्रकार का आपने सुना है ना, हसरा का गठन जो है ये आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में ही किया गया था, सुभाष चंद्र बोस और उनके सहयोगियों के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि हसरा की स्थापना कब किया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट या आपका जो रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस प्रकार का हसरा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार केरल की पुरुष की साक्षरता दर कितनी है। जैसे आपने पिछले शिफ्ट के एग्जाम में देखा कि किस राज्य की लिंगानुपात 914 है, आंसर था जी यूपी की जो लिंगानुपात है वो 924 है, 914 है। तो दोस्तों इस प्रकार के फॉर्म में भी जनगणना से प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद में पूछा गया है कि 2022 तक सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो सीधी बात आपसे एग्जामिनर कर रहा है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब कौन है, क्योंकि अभी डाटा कौन बताएगा, डाटा तो वही चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है सबसे गरीब आपका बिहार ही है ना, तो ये भी पूछा गया था। तो जनगणना से किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार केरल में पुरुष की जो साक्षरता रेट है 96.11 है। ठीक है, इसके अलावा केरल की जो ओवरऑल लिटरेसी है ये 96.2 है, तो एवरेज से भी, जो एवरेज से थोड़ा कम हो गया ना जी, एवरेज से थोड़ा कम हो गया आपका क्या, पुरुष की साक्षरता। ठीक है, एवरेज से जो कम हो जाएगा तो फिर इतना नहीं, हाँ पुरुष की जो है, पुरुष की ज्यादा है, पुरुष की ज्यादा, यहाँ पे एवरेज से कम कैसे हो गया। समग्र साक्षरता 96.2, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि एवरेज से ज्यादा, एवरेज से तो कम नहीं हो सकता पुरुष साक्षरता, नहीं तो ओवरऑल इतना कैसे हो जाएगा, क्योंकि लेडीज का कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा गलत है। केरल के जो समग्र साक्षरता है इसे माइंड अभी नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 96 पॉइंट समथिंग ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये सही है 96.11 है। अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहे हैं कि ओवरऑल कितना है ये,
कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। केरल की महिला साक्षरता जो है 84.7 है। संपूर्ण देश की साक्षरता जो है ये 74.04 है लिटरेसी रेट। कहीं कहीं इसे जो है आपका 73% भी लिख देते हैं छोटे मोटे किताब में, है ना। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता जो है ये केरल का है, सबसे कम साक्षरता बिहार का है। इसके अलावा केरल से अभी क्वेश्चन जो है काफी दिन से नहीं आए हैं किसी फॉर्म में, तो मैं आशा करता हूं कि जनगणना से जो है पूछेगा तो केरल से रिगार्ड में पूछेगा। तो केरल का जो लिंगानुपात है ये आपका 1084 है, जो देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, तो लगे हाथ जो हरियाणा है उसकी भी आप लिंगानुपात रख लीजिए, तो सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा का ही है, तो ये है आपका 879। इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं जी, 879 है हरियाणा का लिंगानुपात। ठीक है, और देश के समग्र लिंगानुपात जो है 943 है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तीनों बात स्पष्ट रूप से 943 ओवरऑल हो जाएगा। केरल का 1084 हो जाएगा, हरियाणा का पहले 8 लिखने का है, फिर 7 और फिर 9 लिखने का है। ठीक है, इसके अलावा अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजीएल में, दूसरी बार सीएचएसएल में हो सकती है। तो कल्याण चौबे को जो है डिप्यूट किया गया है भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में। ये प्रफुल्ल पटेल का स्थान लिए हैं। ठीक है, AIFF जो फुटबॉल वाली संस्था है, इनकी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और स्थापना आपका गुलामी काल में 1937 में हुआ था। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की दौड़ है इसमें भी चलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहते हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आए, मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया है, वो तीनों को भी देख के जाना है और बाद बाकी तो आप सब दिन तैयारी कर ही रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने 20 मिनट लिए तो और अपने मेरा 4 वीडियो प्रैक्टिस सेट का देखा, हमने कैलकुलेशन किया भाई 80 मिनट होती है, 1 घंटा 20 मिनट होती है, आपने 20 मिनट पीडीएफ पे टाइम दे दिया, यानी कुल मिला के मान लीजिए 1.5 घंटा टाइम दे दिए। इस चारों वीडियो से मान लीजिए आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल गई, तो आपको 16 नंबर अगर आ गए, दाल भात पे अगर चटनी पापड़ मिल जाए तो कैसा लगता है? सेम यही है। ठीक है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में हुआ था। चंगेज खां के बारे में पूछा जाता है कि कहां के शासक थे, तो ये भी मंगोल ही शासक थे, और एक तैमूर लंग है ये भी मंगोल ही शासक थे। ठीक है, दोनों को बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में 4th आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। 1206 में गुलाम वंश के स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श कहा जाता है इसे, और कुतुब मीनार का निर्माण का नींव इसी ने रखवाया था, बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। एक एग्जाम में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पूछा गया, बच्चे की दिमागे घूम गई कहां पर है भाई, है ना। इसके अलावा वास्को डी गामा भारत जो आया था 1498 में, और यही भारत को खोजे हैं भाई। इसके अलावा तैमूर लंग का आक्रमण जो है 1398 में होता है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में, दिल्ली सल्तनत के समय। इसके अलावा लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने होते हैं? 5 सालों का, लेकिन मैं आर्टिकल 85 बताना चाहता हूं आपको कि ये समय से पहले भंग किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा में बहुत कुछ जानने को है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसमें एंट्री के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। 550 मैक्सिमम सदस्य होता है वर्तमान में, पहले 552 होता था। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम खत्म, तो अब जो है 550 ही होगा। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए एंट्री के लिए 30 साल की न्यूनतम उम्र चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, गौर फरमाएंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये नहीं लिखा है कि राज्यसभा का कार्यकाल, जिस प्रकार से लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, कभी विघटन नहीं होता है। आपको अगर कोई पूछे कि भाई राज्यसभा 5 साल में विघटित होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है, किसी के द्वारा नहीं होता, विघटित ही नहीं होता, अपर सदन है। 30 वर्ष एंट्री के लिए उम्र, मैक्सिमम सदस्य जो है 250 हो सकते हैं। 238 जो है आपका चुनाव से, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति से, मनोनयन से आता है। ये जो 12 नियुक्ति करता है ना, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है ये सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जो है आपका सलाह प्राप्त होता है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त होता है ना,
तो इस प्रकार से परामर्श लिख सकते हैं, इसको सलाह को, अच्छा रहेगा, है ना। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उनको सलाह या मशवरा परामर्श सर्वोच्च न्यायालय का किस आर्टिकल के थ्रू जो है प्राप्त होता है, तो आर्टिकल 143, ठीक है। राष्ट्रपति संबंधित कुछ आर्टिकल आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 1 to 3 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश है, 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान है, 85 अभी बताया कि लोकसभा को भंग कर देते हैं समय से पहले किसी विशेष परिस्थिति में, और अनुच्छेद 75 का ये जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से है, और 76 जो है महान्यवादी की नियुक्ति से है। यही पूछा गया था ना पिछले दिन, 76। और वर्तमान में जो महान्यवादी हैं वो रमनी साहब हैं, इससे पहले के वेणुगोपाल साहब थे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न जो यहाँ पे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज के पास शासन सत्ता कब ट्रांसफर किया, इस प्रकार का प्रश्न है कि देखिए पहले जो इंडिया में गुलामी काल में जो शासन चलता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, है ना। इसके बाद जो सत्ता है ब्रिटेन के महारानी के पास चली गई, तो ये 1857 के विद्रोह के बाद गया। वहां की जो अंग्रेज है महारानी जो है उन्होंने सोचा भाई कि अभी जो है कंपनी के विरुद्ध यहाँ के जनता आवाज उठा सकते हैं, तो हम तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए अब सब जो है हमारे क्राउन के अंतर्गत शासन रहेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर वायसराय हो गया था आपका 1857 के दरमियान, और प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग बना था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन थे, तो कैनिंग। 1857 का विद्रोह जो है ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई को, है ना। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो लास्ट मुगल बादशाह हुए। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन व्यापारिक बैंकों को जिस पर लोन देती है उसे क्या कहते हैं। देखिए कुछ चीज ऐसे होते हैं कि हमें लगता है मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन नक्शा कुछ और हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बैंक दर पूछूं और आपने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपने क्या बताना है कि भाई जो लोन लेते हैं जिस दर पे मिलता है वो बैंक दर है। ऐसा कतई नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो व्यापारिक बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, उनको जिस दर पे लोन देती है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर लोन देती है उसे क्या कहते हैं, रिपो रेट कहते हैं। और जिस दर पर रिजर्व बैंक कभी कभी लोन लेती है विषम परिस्थिति में, ठीक है, विषम परिस्थिति में कभी कभी आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक भी लोन लेती है, हालांकि अभी तक तो मैं सुना नहीं, लेकिन लेता है, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। दोनों बात, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपने जान लिया, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना है 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में, मुख्यालय मुंबई में है, मौद्रिक नीति बनाता है, नोट छापता है, नोटों का निर्गमन करता है, साख सृजन करता है। तो ये सब जो है आरबीआई के प्रमुख कृत्यों में से है। इसके अलावा सभी प्रकार के नोट पे जो है साइन होता है आरबीआई के गवर्नर के, लेकिन 1 रुपया पे 20 सचिव भारत सरकार के। वर्तमान गवर्नर तो जानते हैं शक्तिकांत दास है, 25वें हैं, है ना। आरबीआई के बारे में दिन में भी काफी कुछ बता दिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो पिट्स इंडिया एक्ट जो मैंने अभी बताया था उसके तहत एक चीज जोड़ा गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख लिया इसे कि किस एक्ट के दौरान जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जोड़ा गया था, तो ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब यहाँ पे कुछ जो है जो शास्त्रीय नृत्य रोज पूछे जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्म पूछे जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ के हैं, तो आपको देख लेना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक जो है उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुर का है, सतरिया असम का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है भैया, ठीक है। तो केरल का दुगो है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ये जो है आपको खाली अभी स्टेट से ही पूछा गया है, अभी तक कैरेक्टर नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको कैरेक्टर भी रेडी रखना है, क्योंकि एग्जाम से आओगे तब थोड़ी ना रेडी करना है, जाना है रेडी होके की, है ना। तो जो मैंने बताया भाई भरतनाट्यम के कौन कौन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, टी बाला सरस्वती है। देखिए एसएससी का एक खास आदत है कि जिस कैरेक्टर को पकड़ेगा ना, 1 साल बीच में गैप करके फिर से उसको पूछेगा, है ना। जब मैं एग्जाम दिया करता था तो मुझे कई बार एक क्वेश्चन तो 3-4 बार मैंने अटेंड किया है लगातार, है ना। मैं पहले सीएचएसएल भी देता था जब तक जॉब नहीं हुआ था भाई, फिर सीजीएल दिया 2-3 साल, है ना। तो मैं देता था, तो मुझे एक क्वेश्चन याद है कि बार बार 2-3 बार हमने कि श्रीलंका जो है कब आजाद हुआ, श्रीलंका कब आजाद हुआ। आप लोग भी कभी ना कभी इस क्वेश्चन को एसएससी के एक मतलब क्वेश्चन सेट में जरूर देखे होंगे एग्जाम के अंदर। तो ये हुआ है आपका 4 फरवरी 1948 को, ठीक है, 4 फरवरी 1948 को हुआ है। और ये मैंने 2-3 बार जो है एग्जाम के अंदर दिया है। हालांकि अब तो बहुत जो है क्रिटिकल, बहुत नजदीक के करंट अफेयर वगैरह पूछने लगे हैं। अब इतनी ज्यादा फॉर्म फिलअप हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगा, क्योंकि छांटना है भाई, है ना। तो उस हिसाब से आपको भी तैयारी करना है। इसके अलावा जो है एक्सेल से जो शॉर्टकट है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे शॉर्टकट है, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ शॉर्टकट है, जैसे अभी पिछले दिन आपसे पूछा गया था ना कि एक्सेल में फाइल को क्लोज करने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, टू क्लोज एक्सेल
कंट्रोल प्लस F4 बताया था, है ना। तो इस प्रकार से ये सीट ले लीजिएगा और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। मैंने बताया था कि किसी भी परिस्थिति में ये बदलता नहीं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है। 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 जो है बलात् श्रम पे रोक या मानव तस्करी पे रोक है। 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। 17 छुआछूत का अंत कल HCM के एग्जाम में पूछा गया था। 18 उपाधियों का अंत है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है। 20 जो है सजा आदि के मामले में छूट है। 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी से जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आम आदमी जो है मौलिक अधिकार के हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है वीडियो मेरे द्वारा सुझाया गया। सभी को बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्जाम है। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।